गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ने वाले हैं फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन द जावा। हमने इस चैप्टर में जो फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म पढ़ा, इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से जो कॉलोनियल पावर जहाँ पे भी उन्होंने रूल किया, उस जगह पर उन्होंने उस जगह के फॉरेस्ट को किस तरीके से कंट्रोल किया, किस तरीके से रूल लागू किए और उन रूल्स से वहाँ की जो फॉरेस्ट सोसाइटी थी, जो पीपल्स थे, वो किस तरीके से अफेक्ट हुए, उनका लाइवलीहुड कैसे अफेक्ट हुआ, उनका ट्रेड और ऑक्यूपेशन कैसे अफेक्ट हुआ, उन पे किस तरीके से रेस्ट्रिक्शंस लागू किए गए, उनका एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रभाव पड़ा, हमने ये सब देखा। हमने बस्तर के बारे में पढ़ा कि बस्तर में ये जो रेस्ट्रिक्शंस थे, इससे परेशान होकर लोगों ने रिबेल करना शुरू किया और उस रिबेलेशन से क्या क्या फ़ायदा हुआ हमने ये देखा। और हमने ये भी देखा कि उस रिबेलेशन का रिज़ल्ट क्या हुआ। ओके, सो नाउ हम ये पढ़ने वाले हैं जावा के बारे में। जावा में जो फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, या वहाँ पर जब कॉलोनियल कोई भी गवर्नमेंट थी तो वहाँ की कॉलोनियल गवर्नमेंट ने किस तरीके से फॉरेस्ट को कंट्रोल किया और उससे क्या रिज़ल्ट निकला, हम ये पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जावा। सो जावा इज़ नाउ अ फेमस एज अ राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड इन द इंडोनेशिया। जावा जो है वो इंडोनेशिया देश का एक आइलैंड है जो विच इज़ फेमस फॉर द राइस प्रोडक्शन. But once upon a time, it was covered mostly with the forest. The colonial power in the Indonesia were the Dutch. But एक समय जो हमारा जावा था, it is covered mostly with the forest, means वो उस समय मोस्टली फॉरेस्ट से कवर था. द कॉलोनियल पावर इन इंडोनेशिया वेर द डच. उस समय जो डच में कॉलोनियल पावर थी, जो उपनिवेशक देश थे, वो इंडोनेशिया थे, या वो डच थी. और इंडोनेशिया में जो फॉरेस्ट कंट्रोल किया वहाँ के कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, डच ने, वो हमारे देश में हुए फॉरेस्ट कंट्रोल से बहुत कुछ उसमें सिमिलैरिटीज़ है. सो जावा इन इंडोनेशिया इज़ वेयर द डच स्टार्टेड फॉरेस्ट मैनेजमेंट. जावा जो इंडोनेशिया में है, वहाँ पर डच ने अपना फॉरेस्ट मैनेजमेंट शुरू किया. और लाइक द ब्रिटिशर्स, दे वांटेड टिम्बर फ्रॉम द जावा टू बिल्ड द शिप. बिल्कुल ब्रिटिशर्स की ही तरह उन्होंने जावा से टिम्बर को लेना शुरू किया शिप डेवलपमेंट के लिए. In 1600, the population of Java was an estimated of about 3.4 billion, and there are many villages in the fertile plains, but there were also many communities living in the mountains and practicing shifting cultivators. So, उस समय जो जावा 1600 के आसपास जो जावा की पॉपुलेशन मानी जाती है, वो 3.4 मिलियन यानी कि 34 लाख के आसपास मानी जाती है. और वहाँ पे जो विलेजर्स रहते थे, वहाँ की जो प्लेन थी, ज़मीन थी, वो फर्टाइल प्लेन थी. और बहुत सारे लोग अपने लाइवलीहुड के लिए वहाँ पर जो थे वो माउंटेन्स में रहते थे और शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया करते थे. नाउ द टॉपिक इज़ द वुड कटर्स ऑफ द जावा. The Kalangs of the Java were a community of a skilled wood forest cutter and a shifting cultivator. So कहने का मतलब ये है जो जावा की एक कलांग, जो एक कम्युनिटी थी या जो समुदाय था कलांग, वो एक वहाँ का बहुत ही फेमस कम्युनिटी थी, विच इज़ फेमस फॉर ए स्किल्ड वुड कटर एंड अ शिफ्टिंग कल्टीवेशन. वो बहुत ही अच्छे लकड़हारे थे और साथ में ही शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे, मतलब घुमंतू किसान कहे जाते थे, जो बहुत अच्छी शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया करते थे. और वो उस इलाके में इतने ज़्यादा वैल्यूएबल थे कि जब 1755 में वो वहाँ पे इतने ज़्यादा फेमस थे कि जब 1755 में वहाँ का जो माताराम किंगडम है जावा का, जब वो बटा, 2 हिस्सों में बट गया, तो वहाँ पर जो उस समय रहने वाले 6000 जो कलांग फैमिलीज थी, उनको दोनों राज्यों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया. ठीक है. तो 1755 में जो वहाँ की माताराम किंगडम थी, जब वो 1755 में स्प्लिट करी, तो वहाँ के 6000 कलांग फैमिलीज़ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया.
Without any expertise, it would have been difficult to harvest the teak and for the kings to build their palaces. तो कारण ये था कि उनके बिना ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल या नामुमकिन सा काम था कि वहाँ पर सागौन की लकड़ियों को उगाना, और वहाँ पे सागौन की लकड़ियाँ नहीं उग पाती तो फिर वो वहाँ के जो किंग्स थे वो अपने पैलेस नहीं बनवा पाते. सो व्हेन द डच बिगेन टू गेन कंट्रोल ओवर द फॉरेस्ट इन द 18th सेंचुरी, जब डच ने वहाँ पर 18th सेंचुरी पर कंट्रोल करने की शुरुआत की, दे ट्राई टू मेक द कलांग वर्क अंडर देम. तो उन्होंने कोशिश की कि वो कलांग को अपने अंदर वर्क कराने. बट इन 1770 द कलांग्स रेजिस्टेड बाय अटैकिंग अ डच फोर्ट एट जौना. बट 1770 में कलांग ने क्या किया, उनके इस काम को रेस्ट्रिक्ट किया. और किस तरीके से रेस्ट्रिक्ट किया, उनके एक जौना में एक जो उनका फोर्ट था उस पर हमला करके. एक प्रकार से उन्होंने क्या किया कि डच उन पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, उनको अपने अंडर काम कराने की कोशिश कर रहे थे. पर कलांग ने क्या किया, उस रेजिस्ट किया, एक विद्रोह किया. पर उनके विद्रोह को द अपराइजिंग वाज सप्रेस्ड, मतलब ये विद्रोह को बहुत ही जल्दी दबा दिया गया. डच साइंटिफिक थ्योरी. In the 19th century, when it becomes important to control territory and not just the people, the Dutch enacted forest law in Java. 19th century में जब डच को एक बात लगी कि अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि उन्हें पूरे एक टेरिटरी में कंट्रोल करना चाहिए, तब उन्होंने सोचा कि पीपल को कंट्रोल करने से पहले उनको सबसे पहले उन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट रूल लागू कर दिया, फॉरेस्ट लॉ लागू कर दिया जावा में. ठीक है. ये जो फॉरेस्ट रूल था डच में जो लागू किया गया था, ये बिल्कुल ब्रिटिशर्स के फॉरेस्ट लॉ जैसा था, जो वहाँ के विलेजर्स को रेस्ट्रिक्ट कर रहा था बहुत सारे कामों से. कौन सारे कामों से? वो काम ये थे कि सबसे पहले कि जो वहाँ के गांव वाले हैं वो केवल स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही लकड़ियों को काट पाएंगे, जैसे रिवर बोट्स बनाना या घर बनाना, और वो भी एक किसी सुपरवाइज़र के क्लोज सुपरविज़न में, है ना. तो इनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो केवल कुछ खास कामों के लिए ही लकड़ी काट पाएंगे, वो भी अंडर क्लोज सुपरविज़न. द विलेजर्स वेर पनिश्ड फॉर ग्रेजिंग कैटल्स इन द यंग स्टैंड्स. उनको पनिश किया गया कि वो अपने कैटल्स को ग्रेज नहीं करवाएंगे. ट्रांसपोर्टिंग द वुड्स विदाउट अ परमिट. जंगल से काटी हुई लकड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बिना परमिशन के. एंड ऑल्सो द ट्रेवलिंग ऑन फॉरेस्ट रोड विथ हॉर्स कार्ट और कैटल. अपने घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी से जंगलों के बीच से नहीं गुजरेंगे. ठीक है. एज इन इंडिया द नीड टू मैनेज फॉरेस्ट फॉर द शिप बिल्डिंग एंड रेलवे लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट सर्विस इन. जिस तरीके से भारत में फॉरेस्ट सर्विस लागू किया गया था वहाँ के जंगलों को बचाने के लिए, तो 1882 में जब भारत को स्लीपर्स बनाने थे तो लगभग 1882 के साल में 2,80,000 स्लीपर्स जो थे वो भारत में जावा से ही मंगवाए गए थे. ठीक है. सो हाउएवर ऑल दिस रिक्वायर्ड लेबर्स टू कट द ट्री एंड ट्रांसपोर्ट द लॉग एंड प्रिपेयर द स्लीपर्स, एंड द डच वाज फर्स्ट इम्पोज्ड रेंट on land being cultivated in the forest, and then exempted some villagers from these rent if they work collectively to provide free laborers and buffaloes for cutting and transporting timbers. So कहने का मतलब है, जैसा हमने बताया कि नए फॉरेस्ट रूल लागू होने के बाद भारत में फॉरेस्ट कटना कम हो गए थे थोड़े से, पर चूँकि स्लीपर्स तो ब्रिटिशर्स को चाहिए थे, तो 1882 में लगभग 2,80,000 स्लीपर्स जो थे वो जावा से मंगवाए गए थे. पर इस काम के लिए जावा में बहुत सारे लेबर्स की ज़रूरत थी जो पेड़ों को काटें, उन लॉग्स को ट्रांसपोर्ट करें, और ट्रांसपोर्ट करने के बाद स्लीपर्स बनाएं और फिर उन्हें भारत भेजें. इसके लिए डच ने क्या किया, सबसे पहले तो उन्होंने जंगली ज़मीन पर जो लोग भी खेती करते थे उन पर रेंट लगाना शुरू किया, उनसे किराया वसूलना शुरू किया. फिर उसके बाद वो लोग क्या किए कि उस किराए से कुछ लोगों को उन्होंने छूट दी. किनको छूट दी? वो लोग जो फ्री में काम करने को तैयार थे या फिर अपने कैटल से टिम्बर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए तैयार थे, उनको उन्होंने टैक्स से या रेंट से छूट दे दी. ठीक है. और इस सिस्टम को कहा जाता है ब्लैंकडोंगिस्टन सिस्टम. ठीक है.
इस सिस्टम को ब्लैंक गार्डन सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। लेटर इंस्टेड ऑफ रेंट एक्सेम्पशंस फॉरेस्ट विलेजर्स वर गिविंग स्मॉल वेजेस बट देयर राइट टू कल्टिवेट फॉरेस्ट लैंड वाज रेस्ट्रिक्टेड। इसके बाद उन्होंने क्या किया, किराया वसूलना बंद करके वहाँ पर काम करने वालों को थोड़ा सा काम पैसा देना शुरू किया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज साइमन चैलेंज। Simon's challenge in 1890, Suronitko Salmon of Randu Blankton village. So Randu Blankton village, रैंडू ब्लैंटन विलेज में एक सैमिन नाम का पर्सन था और वो एक टीक फॉरेस्ट विलेज में रहता था। उसने बस फॉरेस्ट के ओनरशिप के बारे में एक बात कही। उन्होंने ये तर्क दिया, उन्होंने ये आर्गू किया स्टेट से कि यदि आप ना ही विंड क्रिएट कर सकते हैं, ना ही वाटर, ना ही अर्थ और ना ही पेड़, तो फिर किस आधार पर आप उस पर अपना अधिकार जमा रहे हैं, ठीक है। ही आर्ग्यूड दैट द स्टेट हैड नॉट क्रिएटेड द विंड, वाटर, अर्थ एंड द वुड, so it could not own it. Soon a widespread movement developed, and amongst those who helped organize it were Simon's son-in-law. धीरे धीरे उनके इस तर्क के कारण एक बहुत बड़ा मूवमेंट तैयार हो गया और उस मूवमेंट को जो ऑर्गेनाइज कर रहा था वो हमारे सैमन के दामाद जी थे। बाय 1907 3000 फैमिलीज वर फॉलोइंग हिज आइडिया। 1907 तक लगभग 3000 परिवार जो थे वो सैमन के इस आइडिया को फॉलो कर रहे थे। सम ऑफ द सैमनिस्ट प्रोटेक्टेड बाय लाइंग डाउन ऑन देयर लैंड। कुछ लोग ज़मीन पर लेट कर इसका विरोध कर रहे थे, वहीं कुछ लोग जो थे they are refused to pay taxes or fines or perform the labor. Now, war and the deforestation. The First World War and the Second World War has a major impact on the forest. जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो फॉरेस्ट कटिंग पे फॉरेस्ट पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उस पर इस चीज़ का पड़ा। इन इंडिया वर्किंग प्लान्स वर अबंडेड एट दिस टाइम एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कट ट्रीज फ्रीली टू मीट द ब्रिटिश वॉर नीड्स। भारत में उस समय जो भी योजनाएं चल रही थी उनको स्थगित कर दिया गया, रोक दिया गया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सबसे पहला काम लड़ाई में ब्रिटिशर्स को जो भी मदद चाहिए थी फॉरेस्ट से रिलेटेड वो प्रोवाइड करना शुरू किया। इन जावा जस्ट बिफोर द जापानीज ऑक्यूपाइड द रीजन द डच फॉलोड अ स्क्रॉच्ड अर्थ पॉलिसी डिस्ट्रॉइंग sawmills and burning huge piles of giant tea logs so that they would not fall into the Japanese hands. सेम चीज़ जावा में हो रही थी। जावा में युद्ध के समय जब वहाँ के डच कॉलोनीज़ जो थी वहाँ पर जैसे ही उनको एक बात ये लगा कि अब जो जावा है वो उनके हाथों से जा रहा है जापानियों के हाथ में, सो उन्होंने क्या किया, स्क्रॉच्ड अर्थ पॉलिसी का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसके तहत उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो वहाँ पे सागौन के जितने भी लकड़ी जंगल थे उसको आरी से काट के और सारे जंगलों को उन्होंने जला दिया ताकि वो जापानियों के हाथ में ना आ जाए। The Japanese then exploited the forest recklessly for their own war industries, forcing the forest villagers to cut down forest. उसके बाद जब जापानी वहाँ पे आए तो जापानीज ने बचे खुचे फॉरेस्ट को भी बहुत ही ख़तरनाक तरीके से या बहुत ही फोर्सफुली उसका यूज़ करना शुरू किया। लकड़ी काटी गई, पेड़ों को काटा गया और उन लकड़ियों का इस्तेमाल उन्होंने अपने वॉर फैक्टर के लिए किया। और ऐसे समय पर जावा के जो बहुत सारे विलेजर्स थे, मैनी विलेजर्स यूज्ड दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड द कल्टीवेशन इन द फॉरेस्ट। ऐसे समय पे जो बहुत सारे विलेजर्स थे उसका फ़ायदा उठाया मौके का और बहुत सारी ज़मीन में खेती करना शुरू कर दिया। एंड आफ्टर द वार इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर द इंडोनेशियन फॉरेस्ट सर्विसेज टू गेट दिस लैंड बैक। और इसके बाद लड़ाई ख़त्म होने के बाद जो इंडोनेशियन फॉरेस्ट सर्विस था उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल आई किसानों से अपनी ज़मीन वापस लेने में। As in India, people's need for agriculture land has brought them to conflict with the forest department desire to control the land and exclude people from it. So new development in the forestry. Since 1980s, the government across the Asia and the Africa have begun to see that the scientific forestry and the policy of keeping forest communities away from the forest had resulted in many conflicts.
1890 में जब एशिया और अफ्रीका की गवर्नमेंट को एक बात लगी कि उन्होंने जो ये फॉरेस्ट रूल्स लागू किए हैं और लोगों को फॉरेस्ट में आने से रोका है, ये चीज़ों ने सरकार और जनता के बीच में बहुत ज़्यादा विद्रोह की स्थिति पैदा करी है, बहुत ज़्यादा लड़ाइयों की स्थिति पैदा करी है। सो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रादर देन कलेक्टिंग टिम्बर्स हैव बिकम द मोर इम्पोर्टेंट गोल। तो इसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब फॉरेस्ट का कंजर्वेशन जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट गोल है फॉरेस्ट से टिम्बर कलेक्ट करने से। द गवर्नमेंट हैज़ recognized that in order to meet this goal the people who lives near the forest must be involved। so गवर्नमेंट को एक बात का और एहसास हुआ कि अगर उनको इस गोल को मीट करना है तो वो लोग जो फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं या जो जंगली लोग हैं या वनवासी लोग हैं या आदिवासी लोग हैं, वो लोगों की मदद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। The people who live near the forest must be involved. In many cases across India, from Mizoram to Kerala, dense forests have survived only because the villagers protected them in a sacred groups known as Sarnas, Devrakudu, कान राई एक्सेट्रा। बहुत सारी जगहों पर मिज़ोरम से केरल के बीच में जो जंगल थे वो इसलिए बच पाए थे उस समय क्योंकि जो ये विलेजर्स थे उन्होंने इस एक्सट्रीम कंडीशन में भी उन फॉरेस्ट को बचा के रखा था। आगे, now some villagers have been patrolling their own forest with each household taking its turn instead of leaving it to the forest guard। so बहुत सारे जो विलेजेस थे वो ऐसे थे कि वो अपने जंगलों को फॉरेस्ट गार्ड के संरक्षण में छोड़ने की बजाय उन्होंने खुद से ही अपने फॉरेस्ट की रक्षा करनी सोची। वहाँ के हर गांव की जो फैमिलीज थी वो टर्न बाय टर्न वहाँ पे सेफ्टी प्रोवाइड करती थी। द लोकल फॉरेस्ट कम्युनिटी एंड द एनवायरमेंटलिस्ट टुडेज आर थिंकिंग ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द फॉरेस्ट मैनेजमेंट। और आज जो बहुत सारी फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ हैं और बहुत सारे जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं अब ये और ज़्यादा थिंक कर रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं कि किस तरीके से फॉरेस्ट को और ज़्यादा कंजर्व किया जाए। सो ये जो हमारा चैप्टर था हमारा फॉरेस्ट सोसाइटी एंड द कॉलोनिज्म, ये आज हम यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। और इसके बाद इस चैप्टर में से हम केवल आपको ऑब्जेक्टिव्स देंगे। तो जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको समझाए थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, चाहे वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है या फॉरेस्ट एक्ट है या फॉरेस्ट सर्विसेज है या हमारा फर्स्ट डायरेक्टर गवर्नर ऑफ द फॉरेस्ट है, ये जो भी चीज़ें हैं ये इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स के लिए है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। कल हम नए चैप्टर के साथ अपनी अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ अगली वीडियो में आएंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू।